नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग साइंस को देख रहे हैं। आज उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। साथ ही इससे जितने भी प्रश्न आपके बनते होंगे हम उसको भी लेके चलेंगे। देखते हैं साथियों, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रेविटेशन हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से आपके इसके नियम जो बने, केपलर के जो नियम दिए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण प्रकार जो बने हमारे, इसके बाद उपग्रह इसमें शामिल होते हैं। जितने भी प्रश्न लगभग बनते हैं हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे पहले थ्योरी के माध्यम से, फिर अब तक के जितने आए हुए प्रश्न हैं उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या होता है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। पहले जानकारी को हासिल करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्या क्या चीजें कैसे कैसे इससे प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग समझेंगे और एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं, देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है तो देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपने द्रव्यमान के कारण इन पिंडों द्वारा अन्य पिंडों पर आरोपित यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल, यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तथा पिंडों की यह प्रवृत्ति जो होती है वो क्या कहलाती है हमारी साथियों, गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। यह प्रवृत्ति हमारी क्या कहलाती है, तो गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मांड में स्थित द्रव्यमान युक्त पिंड क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं। अपने द्रव्यमानों के कारण जो पिंड ये होते हैं हमारे, ये अन्य पिंडों पे लगे आकर्षण जो बल होती है वही हमारा क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और इनकी जो प्रवृत्ति होती है वही हमारी क्या कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या आगे दिया हमारा। आगे दिया है, ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के समान पृथ्वी भी अन्य सभी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है। अन्य बल जो हमारे समान बल जो होते हैं उनके अलावा जो पृथ्वी बीमारी होती है वो भी क्या करती है साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी कहा जाता है। इसको भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है। आगे दिया है, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण सूर्य एवं अन्य ग्रहों के, गुरुत्वाकर्षण एवं क्या कहा है, उदाहरण सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की क्या करते हैं, वो परिक्रमा करते हैं। ये क्या हुआ, इसके अंतर्गत बताया गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करती है। किसके कारण, तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही चंद्रमा क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करता है, चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की क्या करती है, परिक्रमा करती है। आगे दिया, सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के अंतःक्रिया के कारण, सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के अंतःक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। किसके कारण, तो सूर्य जो हमारा होता है, सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा क्या होता है, समुद्रों में ज्वार भाटा की प्रक्रिया होती है। वो किसके कारण होती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो प्रक्रिया होती है। आगे देखेंगे, हम समझेंगे गुरुत्व केंद्र, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र से बार बार आपकी परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो किसी वस्तु का वह केंद्र जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है और जहां से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। कहां से, जहां से क्या करता है, कोई वस्तु जहां वस्तु का संपूर्ण भार, कोई भी वस्तु का जहां संपूर्ण भार उस पर क्या करता है, कार्य करता है, और जहां से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उससे होकर गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र के नाम से, गुरुत्व केंद्र के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, ये बार बार पूछा जाता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गुरुत्व के केंद्र का ही अनुप्रयोग है। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है साथियों, वो किसका केंद्र है, तो गुरुत्व केंद्र का ही अनुप्रयोग है। पीसा की मीनार झुकी होने के बाद भी खड़ी है। पीसा की जो मीनार है वो क्या होता है, झुकी होने के बाद भी खड़ी, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा तल के अंदर से होकर गुजरती। बार बार ये एग्जाम में प्रश्न बनता है और यही लाइन वो आपको मिलती है कि जो क्या होता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा तल के अंदर से होकर क्या करती है, उसमें जाती है। यही बार बार आपको देखने को मिलता है। बढ़ते आगे, देखते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण नियम, इससे भी क्या होते हैं आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, बहुत बार पूछा गया है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जो होता है उसको हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे। तो न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक कण अथवा पिंड अन्य सभी कणों अथवा पिंड पर एक बल लगाकर उन्हें अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। प्रत्येक कण अथवा पिंड अन्य सभी कणों अथवा पिंडों पर एक बल लगाकर अपनी ओर क्या करते हैं, उसे आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। यही क्या होते है, इसमें बात कही गई है। आगे देखते हैं कि इन्हीं दो पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल की क्या होता है, गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। आगे देता होता है तथा उन दोनों पिंडों की मध्य की दूरी, उन दोनों पिंडों के मध्य की जो दूरी होती है साथियों, वो क्या होती है, दूरी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। आगे देखेंगे जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये भी बार बार पूछा है, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये क्या होता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी 1 मीटर पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान प्रत्येक 1 किग्रा वाले पिंडों के मध्य क्या करता है, वो कार्य को करता है। इसका मान जो होता है साथियों, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र नियतांक रहता है। इसका मान जो होता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में नियत रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होती है, इसको देखते हैं। किसी पिंड के चारों ओर स्थित संपूर्ण क्षेत्र जिसमें उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, उस पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। क्या होता है साथियों कि जिस किसी पिंड के चारों ओर स्थित वो संपूर्ण क्षेत्र जिसमें उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, वही उस पिंड का क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशन हमारा फील्ड कहलाता है। अगला देखें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा को, कार्यरत बल की जो मात्रा होती है वही उस पिंड का क्या कहलाती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर जो कार्यरत बल की मात्रा होती है वही उस पिंड का क्या कहलाती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे क्या करते हैं साथियों, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति किग्रा होता है। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति किग्रा होता है। बढ़ते आगे देखते हैं, आगे देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं कि पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में होने वाली जो वृद्धि होती है वही गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसे क्या करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जी से प्रदर्शित करते हैं। आगे दिया है गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप, आकार तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है वो रूप, आकार और क्या होता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जी का मान भिन्न भिन्न ग्रहों, उपग्रहों एवं आकाशीय पिंडों के लिए क्या होता है, वो जी का जो मान होता है वो अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। फिर पृथ्वी की सतह से ऊपर अथवा नीचे की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर अथवा नीचे की ओर जाने पर जो जी का मान होता है वो मान क्या होता है, घटता है। जी का जो मान होता है, स्मॉल जी का मान जो होता है वो क्या होता है, घटता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है गुरुत्वीय त्वरण एस एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी में संबंध होता है उसको देखते हैं क्या संबंध होता है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान यम तथा त्रिज्या है तथा पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान पृथ्वी के केंद्र सी पर संकेंद्रित है। माना यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित है। न्यूटन को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी तथा उस पिंड को मध्य आकर्षण बल F बराबर क्या होता है, F बराबर GMEM अपान RE स्क्वायर। ये क्या होता है, स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है इसका। F इक्वल टू GMEM अपान RE स्क्वायर। आगे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F के कारण ही गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होता है।
न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, गति के द्वितीय नियम के अनुसार इसको देख लेते हैं। इसके बाद दिया हमारा क्या, जी का मान दिया है साथियों। जी का मान पृथ्वी की सतह पर अधिकतम तथा चंद्रमा पर क्या होता है, जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। इसके बाद इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे क्या चीजें करके होती है। फिर अगला दिया हमारा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण एवं वस्तुओं का भार। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण एवं वस्तुओं का भार जो होता है वो क्या होता है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो 1.625 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर है वस्तुओं का भार गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है। जो वस्तुओं का भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है। इसलिए चंद्रमा पर वस्तुओं का भार क्या होता है, पृथ्वी पर उनके भार की तुलना में 16.6% अर्थात लगभग 1/6 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले हम लोग समझेंगे कैपिटल जी स्मॉल जी हम लोग पढ़े, उसमें संबंध को देख लेते हैं। उसमें संबंध को किस प्रकार दर्शाया जाता है, चलिए उसको देख लेते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। तो उसके पहले हम देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं क्या क्या चीजें उसमें देखी जाती है, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो देख लेते हैं हमारा क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं F बराबर m इंटू जी। जो जी यहां पे क्या है, जी यहां पे गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, ये हमारा क्या है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में जो संबंध होता है हम लोग पढ़े उसी को देख रहे हैं। तो F इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर F बराबर m गुणे जी, जहां जी क्या है, यहाँ जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं F बराबर m जी इक्वल टू क्या होता है, जी m e अपान r e स्क्वायर होता है। या फिर हम कह सकते हैं जी बराबर क्या होता है, जी m e m अपान r e स्क्वायर m। यम से यम हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होगा, स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। यही क्या होता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में हमारा क्या होता है, संबंध यही दर्शाता है। सबसे पहले बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यम इंटू जी होता है। यम जी हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण का, इसको हम पहले ही देख चुके, अभी बता के आए हैं। फिर क्या होगा, एम जी बराबर जी का मान वहां पे दिया था, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। फिर जी बराबर यहाँ पे रखेंगे, इसका मान पूरा आपका दिया, तो जी एम ई एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल होगा, जी बराबर क्या होगा, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। यही क्या होता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध को दर्शाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमको पढ़ना है। अगला हमारा दिया गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव को हम लोग देखेंगे, गुरुत्वीय विभव क्या होता है इसको देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमारा होता है गुरुत्वीय विभव, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कार्य की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान 1 किग्रा किसी पिंड को क्या करता है, अनंत से उस पिंड को लाने में करना पड़ता है। यह कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। दिया है, माना यम द्रव्यमान के किसी पिंड को अंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य प्राप्त होता है, तब गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होता है, V बराबर माइनस W अपान m जूल प्रति किग्रा। कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय विभव का मान होता है V बराबर माइनस W अपान m जूल प्रति किग्रा। यही क्या होता है, गुरुत्वीय विभव का मान होता है। बढ़ते हैं आगे, देखें द्रव्यमान। हम लोग देखेंगे साथियों मास, बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। देखते हैं, किसी पिंड अथवा कण में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस पिंड का द्रव्यमान कहलाती है। कोई भी पिंड होता है या कण होता है, उसमें जो उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है वही हमारी क्या कहलाती है, द्रव्यमान अर्थात मास कहलाती है। आगे देखते हैं, द्रव्यमान पदार्थ का सर्वाधिक आधारभूत गुण जो होता है वो है, द्रव्यमान क्या है, पदार्थ का सर्वाधिक आधारभूत गुण है, एक आधारभूत भौतिक राशि है। ये क्या है, एक आधारभूत भौतिक राशि है। किसी पिंड का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है।
द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि। ये भी बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि द्रव्यमान कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है। और क्या होता है, इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक, वो किलोग्राम होता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे भार, वेट क्या होता है, भार को देखते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है वही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारा जो होता है, वही जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, भार कहलाता है। भार एक कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। न्यूटन हमारा क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। तो क्या होता है कि भार का जो एसआई मात्रक होता है वही हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। और भार एक सदिश राशि है। बढ़ते आगे देखते हैं, आगे देखेंगे साथियों उपग्रह, सैटेलाइट, इसी में हमारा आता है गुरुत्वाकर्षण में उपग्रह। सैटेलाइट क्या होता है, इसको भी देखते हैं। तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड हमारा क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों के चारों ओर जो हमारे खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं, वही हमारे जो परिक्रमा करते हैं वही हमारे उपग्रह कहलाते हैं। जो पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वे भू उपग्रह, अर्थ सैटेलाइट कहलाते हैं। उपग्रह ठीक उसी प्रकार ग्रहों की परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा को करता है। उपग्रह ठीक उसी प्रकार से ग्रह की परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार से ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखते हैं उपग्रह को किस प्रकार से बांटा गया है। तो उपग्रह के प्रकार, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम को दो भागों में बांटा गया, एक भू तुल्यकालिक उपग्रह, एक ध्रुवीय उपग्रह। उपग्रह कितने प्रकार होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है प्राकृतिक, एक हमारा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक को दो भागों में बांटा है, भू तुल्यकालिक एक उपग्रह और दूसरा बांटा गया है ध्रुवीय उपग्रह। इसको ध्यान देंगे आप लोग। आगे देखते हैं इसके बारे में, देखेंगे प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है। तो वे उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हुए तथा किसी ग्रह के परितः एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। प्राकृतिक उपग्रह वे क्या होते हैं साथियों, जो क्या होते हैं किसी के द्वारा, किसी उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हुए बने हुए होते हैं तथा किसी ग्रह के परितः एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वही हमारे प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। प्राकृतिक उपग्रह को सामान्यतः चंद्रमा कहा जाता है। जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं उनको सामान्यतः चंद्रमा कहा जाता है। यद्यपि चंद्रमा शब्द का उपयोग पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह के लिए किया जाता है। चंद्रमा शब्द का जो उपयोग होता है वो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह के लिए हमेशा किया जाता है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे दूसरा देखेंगे हम लोग कृत्रिम उपग्रह। दूसरा हमारा है कृत्रिम उपग्रह। ये ऐसे उपग्रह जो मानव निर्मित हैं, ऐसे उपग्रह जो मानव निर्मित है तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के एकत्रण एवं संचार सुविधाओं के लिए पृथ्वी के ऊपर निश्चित कक्षाओं में स्थापित किए गए हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। प्रक्षेपण उद्देश्य तथा परिक्रमा कक्षाओं के आधार पर कृत्रिम उपग्रह को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हम बताए थे भू तुल्यकालिक और एक होता है भूमध्य। देख लेते हैं पहला भू तुल्यकालिक क्या होता है उपग्रह, इसको देखते हैं। पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल में किसी कक्षा में स्थापित उपग्रह को जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के आवर्तकाल के बराबर हो, भूतुल्यकालिक हमारा अर्थात जियो स्टेशनरी उपग्रह कहलाता है। इनका आवर्तकाल पूछता है बार बार कितना होता है, तो 24 घंटे होता है। इसमें प्रश्न बनता है हमेशा, इसमें हमेशा क्या होता है, प्रश्न बनता है कि जो हमारा तुल्यकालिक उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटे होता है। ये पृथ्वी में किसी स्थान से देखने पर स्थित प्रतीत होते हैं। देखते हैं भू तुल्यकालिक एवं भू स्थिर कक्षाओं में ऊंचाई लगभग 35,786 किमी होती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के 7 उपग्रहों में से 3 भू स्थितिक IRNS 1C 1F, इसको ध्यान देंगे, IRNS 1C 1F 1G तथा 4 भू तुल्यकालिक IRNS 1A1B 1D और IE जो होते हैं ये क्या होते हैं, भूतुल्यकालिक 4 हमारे उपग्रह बताए गए हैं। बढ़ते हैं आगे देखते हैं। अगला हमारा दिया था इसी में ध्रुवीय उपग्रह दूसरा। ये उपग्रह ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जो हमारा भू ध्रुवीय उपग्रह होता है ये उपग्रह क्या करते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ध्रुवीय उपग्रह को पृथ्वी तल से 500 से 800 किमी ऊंचाई पर,
ध्रुवीय तल पृथ्वी तल से कितना होता है, 500 से 800 की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया जाता है। उपग्रहों का आवर्तकाल अगर बात करें तो कितना होता है, 100 मिनट होता है। जो उपग्रह होते हैं उनका आवर्तकाल पूछेगा कितना होता है, तो 100 मिनट होता है। आगे ध्रुवीय उपग्रह के उपयोग, ध्रुवीय उपग्रह के कौन कौन से उपयोग होते हैं, हम उपग्रह के उपयोग को देख लेते हैं। इन उपग्रहों का उपयोग सुदूर संवेदन, मौसम विज्ञान तथा पर्यावरण अध्ययनों के लिए किया जाता है। जो हमारा ध्रुवीय उपग्रह होते हैं इनका प्रयोग किसमें होता है, तो मौसम विज्ञान तथा पर्यावरण अध्ययन के लिए क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे साथियों पलायन वेग क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। इसके वेलोसिटी क्या होती है, पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, इससे आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न बनते हैं, देखते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाता है। पलायन वेग वह गुरुत्वाकर्षण वेग है, न्यूनतम वेग है जिससे कोई फेंका गया पिंड पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर चला जाता है और पुनः वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता है। पृथ्वी पर फेंकने पर बाहर चला जाता है उसके क्षेत्र से, लेकिन पुनः वापस लौटने पर नहीं आता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। इसे VE से प्रदर्शित किया जाता है, VE से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किमी पर सेकंड। बार बार पूछा गया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किमी पर सेकंड होता है। जबकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.38 मीटर पर सेकंड। 2.38 मीटर पर सेकंड ये चंद्रमा पर होता है, और पृथ्वी तल पर कितना होता है, तो 11.2 किमी पर सेकंड होता है। बार बार ये पृथ्वी वाला आपका पूछा गया है, और चंद्रमा पर 2.38 किमी पर सेकंड होता है मीटर। पृथ्वी तल के पलायन वेग की अपेक्षा अत्यंत यही कारण है कि चंद्रमा पर गैसीय अणु ठहर नहीं पाते, परिणाम स्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है। इसी के कारण क्या होता है कि चंद्रमा पर क्या होता है साथियों, वायुमंडल का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखेंगे केपलर के ग्रह संबंधी गति के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा की दृष्टि से केपलर का जो नियम बनाया है ये बार बार आपका परीक्षा में पूछा जाता है। जोहान्स केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम का प्रतिपादन किया है जो ग्रहों की गति को नियंत्रित करते हैं। पहला नियम देखते हैं, प्रथम नियम अथवा इसे कक्षाओं का नियम कहते हैं। बार बार पूछा गया ये परीक्षा में आपके आया हुआ प्रश्न है कि उनका प्रथम नियम अर्थात कक्षाओं का नियम क्या होता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में, प्रत्येक ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सूर्य इस दीर्घवृत्तीय कक्षा के एक नाभि पर केंद्रित होता है, यही देखिए बताएं, एक नाभि पर क्या होता है, सूर्य क्या होता है, केंद्रित होता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें अपसौर उपसौर की जो क्रियाएं पाई जाती है वो इसी में प्रथम नियम में, कक्षाओं के नियम में पाई जाती है। आगे देखते हैं, द्वितीय नियम अथवा क्षेत्रीय वेग का नियम। द्वितीय नियम को क्षेत्रीय वेग के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार गति करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के अंतरालों में, समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल में क्या होती है, विस्थापित हो जाती है, विस्थापित होती है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ध्यान देंगे, केपलर का जो द्वितीय नियम होता है वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। सूर्य से दूर होने पर ग्रह का वेग कम तथा पास होने पर ग्रह का वेग अधिक होता है। सूर्य से दूर होने पर क्या होंगे साथियों, ग्रह का वेग कम तथा पास होने पर ग्रह का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय नियम देखते हैं। तृतीय नियम अथवा इसे परिक्रमण कालों का नियम कहते हैं। तृतीय नियम को परिक्रमण कालों का नियम कहते हैं। किसी ग्रह द्वारा सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया सामर्थ्य का अथवा आवर्तकाल T जो होती है उसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुपाती होती है। क्या होती है, तृतीय घात के अनुपाती होती है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। तो केपलर ने कितने नियम बताए थे, तो केपलर ने कुल मुख्य रूप से 3 नियम बताए थे, हम लोगों ने उसको देख लें। चलिए साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, क्या क्या प्रश्न बने हुए जो हम लोग थ्योरी को पढ़ा, अब उससे जो आए हुए प्रश्न उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुत्वीय विभव का मान सदैव होता है। गुरुत्वीय विभव का मान सदैव होता है धनात्मक, ऋणात्मक, केवल भी A और B दोनों। तो गुरुत्वीय विभव का जो मान होता है साथियों वो क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। हम पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन बी जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पिंड का भार, किसी पिंड का भार क्या निर्भर करता है, किस पर, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी है विषुवत रेखा पर अधिक होता है। ऑप्शन सी है पृथ्वी पर सभी जगह एक समान होता है।
ऑप्शन डी है मरुस्थलों पर सबसे अधिक होता है। तो पिंड का भार की बात करें, हम पहले ही बता चुके हैं, पढ़ाए थे शुरू में इसको बताए थे कि पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर इसका भार जो होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते क्योंकि, निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्वीय नहीं होता, बी है वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, सी है ऑक्सीजन की कमी होती है, डी है यात्री के भार में वृद्धि हो जाती है। तो निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़े हो पाते, किसके कारण होते हैं, तो उसमें क्या होता है, गुरुत्व नहीं होता। ऑप्शन ए वाला हमारा जो दिया है क्या होगा, सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग है, हम पहले ही बता चुके हैं, चंद्रमा पर पलायन वेग और पृथ्वी पर चला, इसका पलायन वेग क्या होता है, चंद्रमा पर कितना होता है, तो 2.38 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है साथियों, ये क्या होता है, चंद्रमा पर होता है। और बात करें तो पृथ्वी पर कितना होता है, 11.2 किमी पर सेकंड, 18 किमी पर सेकंड, 21.8 किमी पर सेकंड, 11.3 किमी पर सेकंड। तो पहले ही बता चुके हैं उसका जो भार होता है पलायन वेग का 11.2 किमी पर सेकंड होता है, ये पृथ्वी पर, और ये किस पर होता है, तो चंद्रमा पर होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखेंगे, भूतुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, भूतुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है कितनी, क्या होती है, 365 दिन होती है, 24 घंटे होती है, 30 दिन होती है, निरंतर परिवर्तनशील होता है। अभी हम लोगों ने थ्योरी में इसको पढ़ा, पूछा गया प्रश्न आपका है तो कितना होती है, तो 24 घंटे की वो होती है। ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। एक अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्या अनुभव होता है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए है, क्या अधिक भार का अनुभव होता है, कम भार का अनुभव होता है, सामान्य भार का अनुभव होता है कि भारहीनता का। इसको भी हम लोगों ने अभी देखा, भारहीनता जब पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या बताया था, ये हुबहू आपको प्रश्न मिला था ये, उसमें क्या होता है, भारहीनता का उसको अनुभव होता है। जो अंतरिक्ष यात्री होता है अंतरिक्ष यान में उसको भारहीनता का अनुभव होता है। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती। ऑप्शन ए, इसका गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति में होता है। ऑप्शन बी हमारा दिया है, इसके आधार का क्षेत्रफल अधिक होता है। ऑप्शन सी हमारा दिया है, शीर्ष भाग हल्का व नुकीला होता है। ऑप्शन डी है, इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार तल के अंदर रहती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही ऑप्शन डी हमारा जो दिया है वही क्या होगा सही होगा। हुबहू यही लाइन हम लोग थ्योरी में पढ़े थे साथियों, इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार तल के अंदर से में रहती है, यही हमारा ऑप्शन डी दिया है वही क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट के प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है। तो जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। 1 मीटर पर दूरी पर रखी गई 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻⁻11 न्यूटन है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन 4 हमारा दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन जी का मान उसका समान होता सही है। 1 मीटर पर रखी गई दूरी को 2 kg वाले द्रव्यमानों के मध्य केंद्रों के मध्य की दूरी 26.68 × 10⁻⁻11 न्यूटन होता है, बिल्कुल सही है। बल दो वस्तुओं के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती सही है, लेकिन चौथा वाला हमारा ऑप्शन ये गलत होगा साथियों। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही है, केवल 4 जो दिया यही क्या होगा असत्य पूछा था, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जी और जी में क्या संबंध है, जी और जी में क्या संबंध होता है उसको देखते हैं। हम अभी उसको चर्चा कर चुके हैं पूरा। तो जी बराबर जी आर होता है, जी बराबर एम जी होता है, स्मॉल जी बराबर R2/GM, जी बराबर GM/R²। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया है ये क्या होगा यहाँ पर सही होगा। और हमारा जो स्मॉल जी होता है ये कैसी राशि, इसको भी ध्यान देंगे तो ये एक सदिश राशि है, और जो कैपिटल जी है ये एक अदिश राशि है। और जो हमारा स्मॉल जी होता है इसके मात्रक की बात करें तो क्या होता है,
मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। और जो कैपिटल जी की बात करें इसका क्या होता है, तो क्या होता है सेकंड मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है। यही क्या होता है हमारा इसका मात्रक होता है अदिश राशि और सदिश राशि का। ऑप्शन कौन सा होगा, डी हमारा जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हमारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्राथमिक रूप से समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। प्राथमिक रूप से समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। ऑप्शन है पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव, पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर प्रभाव, सी है पृथ्वी पर शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, डी है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। तो पृथ्वी पर हम पहले बताया ज्वार भाटा आने क्या होता है साथियों, ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर प्रभाव, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के परितः घूर्णन करते हुए अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है। पृथ्वी के परितः घूर्णन करते हुए अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है। शून्य गुरुत्व के कारण, जड़त्व के कारण, त्वरण के कारण, घूर्णन या कक्षीय गति के कारण। तो पृथ्वी के परितः घूर्णन करने पर अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव शून्य गुरुत्व के कारण होता है। ऑप्शन पहला ये हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर 1/6 गुणे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है। बी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर 1/6 गुणे मंगल का गुरुत्वाकर्षण होता है। सी हमारा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर 1/8 गुणे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है। डी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर 1/8 गुणे मंगल का गुरुत्वाकर्षण। तो बात करते हैं किसके, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण संदर्भ में हमारा पहला ही ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर 1/6 गुणे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। निम्न में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा। क्या ध्रुवों पर, क्या भूमध्य रेखा पर, क्या मकर रेखा पर, कि कर्क रेखा पर। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ध्रुवों पर क्या होता है, पृथ्वी का भार सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए वाला जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। तो साथियों आज हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी जो गुरुत्वाकर्षण थी, ग्रेविटेशन जो हमारा था, हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया। हम लोगों ने मुख्य मुख्य पॉइंट को उसमें देखा, केपलर के तीनों नियमों को देखा, प्लस उसमें जो संबंधित जितने भी प्रश्न आपके आए हुए थे और जो आने वाले जो मुख्य एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न बनते हैं हम लोगों ने उसको भी देखा। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।